अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें जो है आपको डिफरेंट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें प्रीवियस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हमने वाटर का HF का और जो है NH3 के कंपैरिजन किया था कि जो है वाटर में जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में भी है, HF में भी है। तो वाटर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल है, जबकि ऑक्सीजन उसमें NH3 में और HF में एक एक है। इस वजह से जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। इस वजह से उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम देखें सरफेस टेंशन, a stretch membrane is formed on the surface of water. The force on the surface acting downward is the strong hydrogen bonding in water. Therefore, a high surface tension is observed. देखें जो है ना सरफेस टेंशन क्या होती है, ये आप अलग से टॉपिक भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब वो भी ये कह रहा है कि ये फोर्स कौन सी फोर्स है या सरफेस टेंशन वाटर की किस वजह से है, वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे आपकी डिटेल नहीं है कि हमने ये नहीं बताना कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, व्हाट इज़ दिस एंड दैट। वो सरफेस टेंशन आप प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हो, वो आप उसी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द वाटर हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उनकी डिफरेंट जो है डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं, उनकी आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो वाटर की देखें 7.275 है, तो ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, हाँ इसको पहले डिफाइन करना है। द हीट is the quantity of heat, specific heat is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of substance by 1 Kelvin। तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट की वो मकदार जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए चाहिए। मतलब अगर एक बॉडी का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, आपने उसको हीट अप किया और उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है। अब इस जो आपने 10 से उसे 11 पे लेके गए हो, तो आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड की है। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की है, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एग्जांपल कहता है वाटर की बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वाटर में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। क्यों बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि देयर इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल। ठीक है, वैसे 4 होते हैं, ये याद रखें। वाटर में जो है ना वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। 2 वो अपने लोन पेयर से बनाता है, 2 वो अपने हाइड्रोजन से वो बनाता है। लेकिन आपकी बुक में जो वो प्रीवियस टॉपिक था जहाँ पे हमने NH3 वाटर और HF को कंपेयर किया, तो वहाँ पे 2 लिखा है, तो आपने भी 2 ही लिखना है। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन ए वाटर, सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वेपर और टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है। इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि वाटर में अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस वजह से जो है वो उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट है। वेपराइजेशन की बात करें, मैंने आपको बता दिया, तो वो वाटर की ज़्यादा होगी, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाई द बॉइलिंग पॉइंट इज़ सो हाई? हीट ऑफ वेपराइजेशन यही होती है ना। द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ग्रेटर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, hence stronger the bonding, so there is a lot of amount of energy is required to break the bond or attraction between the molecules, and so there is a high heat of vaporization। मतलब क्या हुआ कि जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसकी जो हीट की क्वांटिटी है टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इंथाल्पी चेंज याद रखें, जहाँ पे भी इंथाल्पी का वर्ड आ जाए वहाँ पे आप समझें हीट की बात हो रही है। ठीक है, हीट चेंज की बात हो रही है। तो इसमें ना जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज एज अकम्पनीड बाय चेंज एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ द ए फिजिकल चेंज इन एनर्जी ऑफ द क्वांटिटी मेजरमेंट। ओके, छोड़ दें इसको, कुछ भी नहीं है ये। बुक से देखें, यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो ठीक नहीं है बेटा। एंथैल्पी चेंज क्या है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है,
कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ना, उसको आप हीट कर रहे हैं, तो वो हीट क्या होगी, कूलर पॉट की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा, तो ये चेंज इन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ चेंज इन इंथैल्पी है, ठीक है। इंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। एक्सप्लेन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ सुब्लिमेशन विद एग्जांपल। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल बर्फ़ का एक जो है वो पानी का आइस क्यूब बना हुआ है, उसको आप हीट करते हो और हीट करके लिक्विड में चेंज करते हो, ज़ाहिर सी बात है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होगा वाटर, और जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का एक आइस क्यूब है, उसको आप हीट करते हो, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो है वो 0.25 kg जो है पर मोल इसकी जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। किसके लिए? वाटर के लिए। कोई और होगा तो उसके लिए जो है वो हीट डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, आगे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या होगा? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप क्या कहेंगे? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब मोलर का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मीन फॉर 1 मोल, पर मोल की बात होगी कि वाटर के 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसको हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। और ये किस पे होगी? ये उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगी, ठीक है। मोलर हीट ऑफ सुब्लिमेशन, सुब्लिमेशन आपने पढ़ा हुआ है आई थिंक सो पहले 10th क्लास में भी। सुब्लिमेशन ये होता है कि आप सॉलिड को जब आप हीट करते हो वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि होता तो ये है ना कि सॉलिड पहले लिक्विड में जाए दैन लिक्विड से वेपर में, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये होता है इस प्रोसेस में कि सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। अच्छा, वाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ फ्यूजन? यस, very important question. As a result of melting of solid, a small change in intermolecular distance and potential energy take place. बिल्कुल, देखिए सॉलिड और जो है ना लिक्विड में जो उनकी मोलेक्यूल्स की पैकिंग होती है या बॉन्डिंग में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाल दो कि सॉलिड में स्ट्रांग होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर आप देखें डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड में बहुत कम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस वजह से जब सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो एनर्जी चेंज थोड़ा होता है, लेकिन जब सॉलिड से वेपर में जाता है तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमने उनके दरमियान फोर्सेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। जब बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए वाटर की जो है वो 6.02 है, अमोनिया की 6.65 है और कार्बन डाइऑक्साइड की 8.83 है। तो डिफरेंट एग्जांपल हैं, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, हाँ जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन टू अपोजिट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ। देखें, जब दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चल रहे हो ना, जैसे वेपोराइजेशन है और कंडेंसेशन है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर में भी ऐसे होता है आपका, ठीक है। वेपर बन रहे होते हैं, देन कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इधर, इसने क्या किया हुआ है, अब मैंने लिक्विड की और वेपर की बात की है, इसने सॉलिड और लिक्विड की बात कर दी है। सॉलिड और लिक्विड की बात में क्या फ़र्क होगा उससे, दूसरी से वेपर वाली से? इसमें यह फ़र्क होगा कि सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और जब हम लिक्विड को फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं। तो जिस तरह अगर हम टेम्परेचर की कंडीशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन हमारा उस तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। अगर लिक्विड क्रिस्टल की हम बात करें, लिक्विड क्रिस्टल जो हैं, जैसे इनके नाम से ज़ाहिर है, लिक्विड एंड क्रिस्टल,
अब क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ लिक्विड एंड क्रिस्टल, ठीक है। इसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो मेडिकल जो एप्लीकेशन है वो है ब्रेस्ट कैंसर के एनालिसिस में ये जो है काफ़ी हेल्प करता है। जो कैंसर होता है उस पर हम ये रेडिएशन फॉल करवाते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो उसमें जो है वो एरिया जो होता है उसका वो ग्लो कर जाता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो कैंसर है या जो ट्यूमर वगैरह है, कैंसर है जो, ट्यूमर नहीं कहेंगे, कैंसर है जो वो किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन जो आप फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल गुजर के वहाँ से वो मतलब पाइप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो पास थ्रू होते रहते हैं, तो वहाँ पे वो लीकेज हो जाती है। तो जब हम लिक्विड क्रिस्टल उनमें ऐड करते हैं तो वो जहाँ पे लीकेज होती है वहाँ पे ये अपनी कलर वगैरह शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो कहाँ पे जो है वो लीकेज है, ठीक है। बाकी आप यूजेस देख लें, मैं एक दो और भी बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है दे आर यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ फेलियर इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सम ऑफ मॉडर्न थर्मामीटर कंटेन लिक्विड क्रिस्टल, ओके। दे आर यूज टू लोकेट द वेन्स, आर्टरीज एंड ट्यूमर। देखिए ट्यूमर की मैंने आपको बात बता दी है। सबसे जो बड़ी बात है LCD में यूज़ होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का तो आपने यूज़ किया होगा ना, हर घर में मौजूद अब LCD हैं। तो LCD जो है उसमें वो के स्टैंड्स फॉर क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अगर आप उसकी स्क्रीन पे तो अपना थंब रख के थोड़ा सा दबाएं ना, तो वो जिस तरह कोई जेली टाइप हो चीज़ तो वो स्लिप करती है ना, इसी तरह ये भी स्लिप करेगी। जिस तरह आप जेली लेते थे ना बचपन में, वो 5 रुपये की 10 रुपये की, तो वो सेमी सॉलिड टाइप होता है, उसमें वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। तो समझे लिक्विड क्रिस्टल बिल्कुल उसी तरह का होता है, ठीक है। समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आई तो उसको दोबारा देखो, और अगर फिर भी नहीं आती तो बेटा क्वेश्चन पूछो, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।